examination coaching. So without further delay, I would request sir to initiate the session, and I would also tell the students that by the end of the session, we would request our honorable guest to take up some of the queries from the audience. We put our gratitude to sir for accepting our invitation and taking out time from his busy schedule for us. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Shambhavi. Thank you for inviting me to this platform, and it is very noble initiative by Legal Chariot to spread awareness on various topics of law. And this is the first time I came across such initiative, and that too from Allahabad University at such a big level. So thank you so much for that, and thank you so much for, on behalf of all the students, for initiating such noble cause. So the topic for today's discussion is the success strategies to crack judicial services. So I'll be using Hindi and English both, so go bilingual, that will be comfortable. देखिए, जब लॉ हम लोग टेकअप करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो कहीं ना कहीं सबका सपना होता है कि जज बना जाए या जुडिशरी की फील्ड में जाएं, और इसके कई तरीके हैं. एक तो ये कि आप एडवोकेसी से एलिवेट हो सकते हैं, और एक दूसरा तरीका ये है कि आप एग्ज़ाम पास करके बन सकते हैं जज. अच्छा, आज से आप लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ. दो तरह से इसमें एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं. सबसे पहले PCSJ का एग्ज़ाम होता है, जिसे हम सिविल जज एग्जामिनेशन भी कहते हैं, और दूसरा एग्ज़ाम होता है हायर जुडिशल सर्विसेज का. हायर जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आप HJS केडर या सीधे आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज केडर में जज बनते हैं, और सिविल जज का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न की पोस्ट पे जाते हैं. तो ये दो रूट्स हैं, और दोनों के लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जो कि कुछ स्टेट्स में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, और कुछ स्टेट्स में हाई कोर्ट कंडक्ट कराते हैं. तो देखिए, जो लॉ स्टूडेंट्स जुडिशियल सर्विसेज क्रैक करना चाहते हैं और सेकेंड थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ फिफ्थ ईयर में हैं, मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले, मतलब अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले उस एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने आप अच्छे से तैयार करिए. देखिए, जो स्टूडेंट्स सेकेंड थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो कोर लीगल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर हम जुडिशरी में बात करें तो सिविल प्रोसीजर, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, TPA, लिमिटेशन, और भी हैं. इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक से पढ़िए. देखिए, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो इनिशियल डेज में, जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के डेज होते हैं, तो वो गाइड से पढ़ने लगते हैं, है ना, या क्वेश्चन आंसर वाली बुक फॉर्मेट से पढ़ने लगते हैं. वो गलत है. आप रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक से, जो भी सिलेबस में रिकमेंडेड है, अगर आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा लास्ट में कुछ एक बुक्स, आप सबसे पहले उन बुक्स से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करिए. और जब आपको ये इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके हर सब्जेक्ट में तैयार हैं, और विथ इम्पॉर्टेंट एंड लीडिंग जजमेंट्स ऑन दैट पॉइंट, जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, लीडिंग जजमेंट्स हैं, वो सारे, तब आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अब देखिए कि पर्टिकुलर एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. देखिए, एक बात समझिए, लॉ एक बहुत बड़ा एरिया है, और पढ़ने को इसमें अथाह समुद्र है. आप सब चीज नहीं पढ़ सकते, ये बात आपको समझनी पड़ेगी. और जब आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपकी तैयारी एग्जाम स्पेसिफिक होनी चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस टॉपिक पे कितना पढ़ना है. आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट्स पे पढ़ने को बहुत है, रिसर्च
हो सकती है पूरी इस पे, लेकिन आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स में भी किस राइट से या किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मुझे कितना पढ़ना है। हो सकता है वो राइट बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपके लिटिगेशन में बहुत काम आए, आपके रिसर्च में बहुत काम आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज आपके जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में बहुत काम आए। एंड दिस अप्लाइज टू एवरी सब्जेक्ट, है ना, हर सब्जेक्ट में अप्लाई करता है। अब जैसे अगर सीआरपीसी सीपीसी की बात करें तो कोर्ट वर्किंग कैसे होती है। अब आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, और जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उसका आपको पढ़ने का जो पर्सपेक्टिव है वो एकदम अलग है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स सेम रहेंगे। तो जैसे आपने कोई सब्जेक्ट टेकअप किया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन टेकअप किया या सीआरपीसी टेकअप किया, आपने उसको एक बेसिक बुक से पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए, जिससे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम इसके लिए रेडी हैं। नाउ जिस स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम आप यूपी को टारगेट कर रहे हैं, मान के चले, तो यूपी जुडिशरी में पिछले 10 सालों में या 5 सालों में जो क्वेश्चंस सीआरपीसी के आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आए हैं, सीपीसी के आए हैं, आप उस क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, मनन करिए, स्टडी करिए कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना पेपर एनालिसिस करना। वो सबसे महत्वपूर्ण बात। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक से कंसिस्टेंटली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एट द बैक ऑफ द माइंड आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशरी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, या तो आपको कोई सीनियर आपको बताए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। अगर कोई ऐसा बताने वाला नहीं है तो भी कोई फिक्र की बात नहीं, आप ये एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन समय लगेगा, बट वो समय दीजिए। देखिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी पढ़ाई का डायरेक्शन बिगड़ जाएगा। आप वो चीज ज्यादा पढ़ने लगेंगे जो कम पूछी जा रही है, तो आपका समय जाएगा और नुकसान आपको होगा, और फिर आप उस तरह के आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। तो आप पॉइंटेड स्टडी करिए, कंसाइज स्टडी करिए, और डायरेक्शन विथ डायरेक्शन स्टडी करिए। तो अब आपने एनालाइज करना शुरू किया कि ठीक है, मेंस में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये पैटर्न्स आ रहे हैं। अब वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंसिस्टेंटली मेंस में पूछे जा रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, या जब आपने एक लिस्ट बना ली टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को देखिए कि आपके क्या उन टॉपिक्स पे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि संभावना ज्यादा है कि उन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, 70-80% आ सकते हैं। तो आप ये चेक करिए क्या उन टॉपिक्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो टेक योर टाइम एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी बात, रश मत करिए, भागिए मत, कोई ऐसी बहुत जल्दी नहीं है, आपके पास समय है। अब आपने ये देख लिया कि हाँ ये सारे टॉपिक्स पे हम कॉन्फिडेंट हैं, ये हम मैनेज कर लेंगे, दिस इज मैनेजेबल। तब आप अपनी स्टडी जुडिशरी की 2 तरह से उसको तैयारी करिए। सबसे पहला है आपको प्रीलिम्स निकालना है। अच्छा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी एकदम अलग है और मेंस क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी एकदम अलग है। ध्यान से सुनिएगा। जहां तक प्रीलिम्स की बात है तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, ज्यादातर स्टेट्स में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है, और उसमें आप नेगेटिव मार्किंग में ये रिस्क होता है कि आप गेस वर्क ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर पता है तो ही आप मार्क करेंगे, अगर नहीं पता है तो फिर यू विल टेक द रिस्क एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग अ पेनल्टी। तो वो एक बहुत बड़ा कॉल होता है, और आप उसमें रिस्क लेते भी हैं मार्क करने में, तो फिर वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है, जिसे एलिमिनेशन हम बोलते हैं, वो लेना चाहिए। तो देखिए प्रीलिम्स कैसे कैसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ा जाए। देखिए प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, सबसे पहले आपका बैरक पे कमांड होना चाहिए। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली स्टेट्स में, अपार्ट फ्रॉम फ्यू स्टेट्स, अगर आप
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात अगर रहने दें, एक्सेप्शन दिल्ली इज मेजर एक्सेप्शन, जहां पे बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं के बराबर आते हैं। अदरवाइज अगर आप यूपी देखेंगे, बिहार देखेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, तो आपको ये लगेगा कि ये यहाँ पे बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी मात्रा में आ रहे हैं। और बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब है या तो वो डायरेक्ट आपके सेक्शन से पूछ ले रहे हैं कि दिस कॉन्सेप्ट इज इन विच सेक्शन, और दिस सेक्शन कंटेन्स विच कॉन्सेप्ट, वाइस वर्सा, जैसे भी, या वो इलस्ट्रेशन से पूछ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। और वैसी स्थिति में आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट लगाने का, क्योंकि वो एक तरह से आपको अगर रटा हुआ है, याद है, तो आप मार्क कर लेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन। रेजुडिकेटा किस सेक्शन में, एफआईआर के एसेंशियल्स किस सेक्शन में, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। अब सीआरपीसी में पूछ लिया कि स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में रिकॉर्ड करता है, या स्टेट की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ लिया किस आर्टिकल में दी हुई है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये इसके लिए आपको बेयर एक्ट स्टडी करना पड़ेगा। जो भी आपकी प्रिपरेशन, जितने भी समय आप अपना दिन भर में व्यतीत कर रहे हैं तैयारी के लिए, उसमें से उसका एक पोर्शन जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो, वो बेयर एक्ट रीडिंग के लिए जरूर रखिए। बेयर प्रोविजंस रीड करिए, देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसके एसेंशियल्स याद करिए, या एसेंशियल्स को अब वर्बैटिम याद करने की जरूरत नहीं है बहुत कि हमको एकदम सेक्शन हमने रट लिया ऐसे तो हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट नहीं रट सकता, हर स्टूडेंट की क्षमता अलग होती है। तो सेक्शंस के एसेंशियल्स भी अगर आपको याद है तो वो काफी है, सफिशिएंट है। अच्छा, एक ये बात होगी। दूसरी बात जो प्री में पूछते हैं ज्यादातर, आप देखेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस। पिछले कुछ सालों से केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस मतलब या तो वो लीडिंग जजमेंट पूछेंगे, या उस टॉपिक पे जो लैंडमार्क जजमेंट है वो पूछेंगे, या वो जो है रीसेंट जजमेंट्स पूछेंगे जो हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 सालों में ने व्यूज दिए होंगे। तो ये लीडिंग और रीसेंट जजमेंट्स कोशिश करिए कि आप एक ऐसी लिस्ट बना लीजिए अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में, कि जो हर टॉपिक पे जो लीडिंग जजमेंट्स हैं और कुछ लैंडमार्क जजमेंट जो कि आप डे टू डे सुप्रीम कोर्ट देता रहता है, आता रहते हैं, आपको इंटरनेट पे फ्री सोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, आपको उसमें से मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको तैयार करना है। अच्छा, ये तो आपकी प्रिपरेशन है कि आप सब्जेक्ट कैसे तैयार कर रहे हैं, है ना, कैसे सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी स्टेज आती है प्री एग्जाम की तैयारी की, कि आपका कॉन्फिडेंस और परफेक्शन। देखिए, कॉन्फिडेंस और परफेक्शन तभी आएगा जब आप प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी का कुछ पोर्शन, या अपनी दिन भर की जो आपके प्रिपरेशन की लेंथ है उसका कुछ पोर्शन एमसीक्यूज के लिए देना पड़ेगा। एमसीक्यूज, पास्ट ईयर्स के एमसीक्यूज, आप जो स्टेट टारगेट कर रहे हैं उस स्टेट के पास्ट ईयर्स के पेपर्स देख लीजिए, या मार्केट में और भी किताबें आती हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आप टॉपिक वाइज चलिए। देखिए, सबसे है कि लॉन्ग टर्म गोल मत बनाइए। ऐसा नहीं कि हमें एक हफ्ते में पूरी सीआरपीसी कर लेनी है, हमें एक हफ्ते में पूरी कॉन्स्टिट्यूशन कर लेना है। ऐसा गोल बनाएंगे कि पूरा सब्जेक्ट कर लेना है इतने कम टाइम में, तो फिर नहीं कर पाएंगे, तो आप हतोत्साहित होंगे। शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। आपने कहा कि मुझे 2 दिन में फंडामेंटल राइट पूरा करना है, या 3 दिन में फंडामेंटल राइट पूरा करना है, तो आपने बेयर एक्ट से फंडामेंटल राइट पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके एसेंशियल केसेस, जो इंपॉर्टेंट केसेस है, आपने लिस्ट बना ली, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जैसे भी आपने बना लिया। और फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पास्ट ईयर्स में आए हैं, आपने उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक तो आपको ये पता चलेगा
कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको अपने से एक आइडिया हो जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और स्टेट स्पेसिफिक भी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यूपी में कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिहार में आसान पूछ रहे हैं, एमपी में थोड़ा कठिन पूछ रहे हैं। ये आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। जब आप यूपी देने जा रहे होंगे आपको पता चलेगा कि भाई एफआर में फंडामेंटल राइट पे थोड़े से कठिन क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी तैयारी फिर उस लेवल पे रहेगी कि हमको इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये सारे देखिए स्ट्रेटेजीज हैं। आप फंडामेंटल राइट जब पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड तो ये सब चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब आप तैयारी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस एग्जाम में। तो फिर आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया। अब मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि कोई आपने 200-250 क्वेश्चन सॉल्व किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के, और उन 200-250 क्वेश्चन में से इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन गलत होंगे, सारे क्वेश्चन सही होंगे। हो सकता है 250 में से आपके 60-70 क्वेश्चन गलत हो जाए पहली बार। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। गलती पढ़ते समय हो जाए वो बेहतर है, एग्जाम में ना हो। अब 250 में से 200 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। नाउ देखिएगा ध्यान से, ये बात सुनिएगा, जो 50 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो संभावना ज्यादा है कि वहां भी आप गलत कर देंगे, या उस कॉन्सेप्ट से आ गए। तो आपको क्या करना है, जो 50 क्वेश्चन गलत हुए, ये जितने भी गलत हुए, वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, क्या किसी केस से रिलेटेड है, या कोई आर्टिकल या सेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, क्यों गलत हुए, फाइंड आउट द रीजन। आप दिमाग से स्लिप कर गया, आता था, कभी कभी होता है ना एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, नहीं एग्जाम में नहीं लिख पा रहे हैं, मार्क कर पा रहे हैं, वो हुआ, या आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम। तो रीजन क्या है, बहुत जरूरी है। उन 50 क्वेश्चन के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन पे वर्क करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वर्क करिए उन पे कि क्यों गलत हुए ये 50। जब आपको ये लग जाए कि नहीं ये 50 गलत हुए, अब हमने ये पढ़ लिया है, अब ये आगे गलत नहीं होंगे, तो कोशिश करिए कि फिर 50 क्वेश्चन को फिर से लगाइए, या जो भी उस 250 में से टफ आपको लगे फिर से लगाइए। और फिर से जब 50 आप लगाएंगे तो फिर से 2 4 5 गलत होंगे, 2 4 5 गलत होंगे। तो फिर यही चीज रिपीट करिए। तो देखिए जब आप ये रिपीट कर रहे हैं तो आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, आप एलिमिनेट कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों को नैरो डाउन कर रहे हैं। गलतियां हो रही हैं, गलतियां सबसे होती हैं, हम भी करते थे, हमसे भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते थे, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बार गलती हो गई अगली बार ना हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही गलती एग्जाम में ना हो। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से आप सारे सब्जेक्ट्स को अप्रोच करेंगे, जो भी उस जुडिशरी के जो भी स्टेट आप टारगेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी प्री की जो तैयारियां हैं वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, और एक एक फोकस मिलेगा उनको कि हाँ ये मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ पढ़ रहा हूँ कि मेरे एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें हैं कि पढ़ रहे हैं ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, बस पढ़ रहे हैं अपनी नॉलेज के लिए, तो वो नॉलेज गेनिंग इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, आप बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम को ध्यान में रखें, है ना। तो ये एक चीज है। अब बात आती है, अच्छा इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि कोशिश करिए जो लोग फाइनल ईयर्स में हैं या पास आउट भी हो चुके हैं, तो एग्जाम का वेट कर रहे हैं, वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए कि हमको 50-100 एमसीक्यू रोज प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू बी इन टच विथ एमसीक्यूज ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है, आपको पता है, लेकिन एग्जाम में जब जाते हैं तो आपने वो बबल गलत मार्क कर दिया, वो जो ओएमआर शीट पे गलती से हो गया, मार्क हो गया गलत, या उस टाइम याद नहीं आया। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो प्रेशर में गलत हो जाता है, इस चीज को
एलिमिनेट करना है, और इस चीज को एलिमिनेट सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। और कोशिश करिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्री में इतना हो जाए कि आपको जो एग्जामिनेशन प्रेशर है वो आप पे हावी ना होने पाए, जो डर आप पे हावी ना होने पाए। देखिए प्रेशर सब पे होगा, आप जितनी तैयारी करके जाएं थोड़ा बहुत प्रेशर एग्जामिनेशन का आप पे होगा, ये तो निश्चित बात है, लेकिन वो हावी ना होने पाए ये आपको अपनी तरफ से देखना है। तो प्री की जो है ये स्ट्रैटेजी है हमारे हिसाब से, अगर आप इसको ऐसे अप्रोच करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो बेहतर रहेगा। अब आते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी पे। देखिए मेंस का जो मार्क्स होते हैं वो आपके मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं, आपकी जो रैंक लिस्ट है वो बनती है। एंड मेंस में आप जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया आपने वो पढ़े हैं, लेकिन मेंस में आपकी स्किल ये है कि आप लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड स्पेस में, दो चीजें हैं, लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड स्पेस में आप कितनी बेहतर तरीके से उस आंसर को लिख पा रहे हैं। बात समझिएगा, मान लीजिए आपने कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, उसको डिटेल में पढ़ा, आपको सब पता भी है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो आपने इतना पढ़ रखा है उसको कि आप वो एक पेज में उसको कवर ही नहीं कर पाए। आप वहां पे यही सोचने में या यही इसी में कंफ्यूज हो गए कि क्या लिखें क्या छोड़ें। पता है आपको, आपकी मेहनत पे हम डाउट नहीं कर रहे हैं, आपकी नॉलेज पे हम डाउट नहीं कर रहे हैं, आप पढ़े हैं लेकिन आप उसको लिख नहीं पाए। ऐसा आप लोग के साथ सेमेस्टर एग्जाम्स में भी हुआ होगा, आई एम श्योर सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होगा, मतलब ये बड़ी कॉमन सी बात है शुरुआत के उसमें। तो ये चीज जो है एग्जाम में आप सुनते होंगे बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर आता था लेकिन लिख नहीं पाए, छूट गया, हमें पढ़ के तो गए थे लेकिन सर छूट गया। तो ये क्यों होता है? ये टाइम मैनेजमेंट और आपका आंसर मैनेजमेंट, आप किस तरह से लिमिटेड टाइम में लिख रहे हैं, इसका मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं। ये बेसिक बात ये है। इसके लिए क्या करिए, तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि अगर आपने बेसिक अपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए हैं तो आप सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आप अ, उठा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आसान सीआरपीसी आपने उठाया, सीआरपीसी आपने यूपी का टारगेट कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि आप यूपी जुडिशरी टारगेट कर रहे हैं, आपने सीआरपीसी उठाया। तो 2003 से लेके 2018 तक, सबसे पहले 2003 से लेके 2018 तक पास्ट ईयर्स में यूपी जुडिशरी में सीआरपीसी के जो क्वेश्चन आए हैं, जिन कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं क्वेश्चन, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात तो नॉलेज है ना, आना तो चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए, लिखना तो एक सेकंड स्टेप हो गया, बात ही नहीं तो लिखेंगे क्या। तो सबसे पहले तो आप उसको एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक से पढ़िए, और दूसरी बात उसके बाद आंसर अटेम्प्ट करना शुरू करिए, कोशिश करिए कि आंसर राइटिंग्स डेवलप कैसे होंगी आपके, अब ये समझिए। जैसे आपने कोई क्वेश्चन उठाया, आप उसको एक खाली पेज पे A4 साइज के शीट पे, या कोई जो आप लोग कॉपीज यूज करते हैं, कोशिश करिए इसमें A4 साइज की शीट हो, पतला रजिस्टर नहीं होना चाहिए, A4 साइज का हो। क्वेश्चन लिखिए, दोनों तरफ लाइन खींचिए, दोनों हाशियों पे लाइन खींच दीजिए एक एक स्केल से, और अटेम्प्ट करिए 5 नंबर। आप एक, मैं जनरल एक गाइडलाइन बता रहा हूँ, जनरली मैं बता रहा हूँ, ये हर एग्जाम के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ब्रॉडली एक पेज लिख, एक पहला पेज, जैसे एक पेज पूरा लिख। 10 का है तो 2 पेज, मतलब आगे पीछे। 3 का है तो 15 नंबर का है तो वही 3 पेज, और 20 का है तो 4 पेज। तो ऐसा मानिए कि एक ब्रॉड ब्रॉड मैं असेसमेंट बता रहा हूँ, कोई यहीं कोई लिखा नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, बट अब आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन उठाया, उसको 5 नंबर का क्वेश्चन है वो। अब देखिएगा, अब बात समझिए एग्जामिनर करते क्या है,
वही कॉन्सेप्ट वो 5 नंबर में भी दे सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट वो 20 नंबर में भी दे सकते हैं, है ना। आपने वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आप और डिटेल में पढ़ के गए हैं, तो जब आप लिखने बैठेंगे उसको, तो आप कोशिश करिए कि जितना आपकी नॉलेज है उस टॉपिक पे, उसको एक पेज में समेटने की कोशिश करिए। ये देखिए कहने से नहीं होगा, ये लिखने से होगा। आप इसको लिखिए, खुद चेक करिए या अपने किसी सीनियर से चेक करवाइए जो आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं कि हम सोच रहे हैं हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। और ये आप मान के चलिए, अगर मेंस की आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आप रोज 2-3 क्वेश्चन, 2-3 आंसर्स तो ऐसे लिखिए, और फिर वही आंसर को आप कोशिश करिए 15 मार्क्स के हिसाब से लिखिए, 3 पेज लिखिए। अगर वही एकदम 3 पेज में आ गया तो कैसे लिखेंगे? 3 पेज में लिखना है, 15 मार्क्स का लिखना है, 20 मार्क्स का लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो इसको इस तरह से करके आप कोशिश करिए, डेवलप करिए, है ना। आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको कंटेंट पता है, कंटेंट तो पता होना चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग का मिसकंसेप्शन होता है कि सर हम अगर मान लीजिए बेयर प्रोविजन लिख रहे हैं तो क्या हम बेयर प्रोविजन की भाषा पूरी पूरी तरह कॉपी करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अगर उसके एसेंशियल सेक्शन के लिख दे रहे हैं, सही सही लिख दे रहे हैं, कोई बहुत ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, तो सफिशिएंट है। ये उम्मीद नहीं की जाती है स्टूडेंट से कि वो एकदम रटा रटाया आंसर लिखेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी इतनी क्षमता है कि आप रट सक रहे हैं कर, तो एक अलग विषय है, बट जनरली वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये इस तरह से आप, और ये प्रोसेस आप हर सब्जेक्ट में करेंगे, बात समझिए, ये प्रोसेस आप हर सब्जेक्ट में करेंगे। डिफिकल्टी लेवल अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल आप अपने ऊपर से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक कुछ लोग ऐसे हैं कि मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप, एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज FIR, डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल्स। अब ये क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में लिखना है ना। 5 मार्क्स मतलब एक पेज में लिखना है। तो अब बात समझिए, अब आप FIR चूंकि डिफाइन नहीं है CRPC में, तो FIR की जो डेफिनेशन है जो कि कोर्ट्स ने दी है, उसको आप एक लिखेंगे, उसके बाद आप समझाएंगे 154 में इसके एसेंशियल्स है, और एसेंशियल्स को 1 2 3 4 5 6 करके पॉइंट वाइज ले डाउन कर देंगे। 5 मार्क्स के हिसाब से ये आंसर ठीक ठाक है। लेकिन इसी को अगर हम आपसे बोले 15 मार्क्स में लिखिए, तो आप उन एसेंशियल्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे थोड़ा सा डिटेल में, और समझ रहे हैं, जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, वहां पे आपने सिर्फ उस एसेंशियल्स को 1 2 3 4 5 करके लिख दिया। तो ये ये मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूँ। आपको ये करना पड़ेगा, है ना। ये आप प्रैक्टिस से आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा कि एक दिन में आपने लिख लिया, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। सो करके देखिए, कोशिश करिए ऐसे। तो ये इसी तरह यही एक तरीका है जो आपकी आंसर राइटिंग डेवलप कर सकती है, और कोई कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने आज लिखा और आपकी आंसर राइटिंग डेवलप हो गई। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा इसको। तो ये प्रैक्टिस करिए इसी चीज को। टफनेस लेवल शुरू करिए आसान क्वेश्चन से, फिर धीमे 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 टफ की तरफ जाइए, और फिर उसको आप किसी सीनियर से चेक करवा लीजिए, या खुद ही चेक कर लीजिए, अपने बुक से देख के चेक कर लीजिए आपने सही लिखा कि गलत लिखा। ठीक है, तो ये एक जो है एस्पेक्ट रहता है। हम आपके सारे क्वेश्चंस जो है हम टेकअप करेंगे, पहले हम को डिस्कस कर दें। तो आपके जो भी चैट बॉक्स में आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं इसको टेकअप करूंगा, है ना। देखिए, अच्छा अब बात आती है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के सामने रहता है कि GS का पोर्शन कैसे टैकल करें, है ना। एक चूंकि खासकर यूपी के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
उत्तराखंड के लिए। देखिए एक चीज समझिए पहले, एज फार एज जीएस इज कंसर्न, let's be very practical here and let's take this thing as a matter of fact that you all are not preparing for civil services, है ना। सिविल सर्विसेज की लेवल की जीएस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज आस्क्ड इन पीसीएस जे। आपको बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल जीएस नहीं पढ़नी है। जीएस में आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम आएगा और जो आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है, वो है पॉलिटी। ऑफ कोर्स आपको अच्छे से पॉलिटी पता होना चाहिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के भी टॉपिक्स कवर होंगे, वो आपको ठीक ठाक तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आप कोई भी बेसिक बुक देख लीजिए, बहुत कोई हाई एंड किताब नहीं चाहिए, ऐसी कोई किताब नहीं लीजिए जो जिसमें सिविल सर्विसेज के आईएएस के पर्सपेक्टिव से दिया हो। कोई बेसिक बुक देख लीजिए और उसमें से आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप पॉलिटी का पोर्शन अच्छी तरह कवर कर लें, जिससे कि आपका एक फायदा ये भी होगा कि आपके उधर कॉन्स्टिट्यूशन में आपका वो काम आ जाएगा। पॉलिटी का पोर्शन कवर कर लें और उसके बाद पास्ट ईयर्स के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस का ट्रेंड देख के एक बार आपको एनालाइज करना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी उसी लेवल पे आप तैयार करिए, उसी किताब से, कोई हाई एंड किताब से नहीं। और हाँ, जीएस स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप पास्ट ईयर्स के जुडिशरी के पेपर देखिएगा। आप सबसे पहले आप जुडिशरी के पेपर एनालाइज करिए कि जुडिशियल सर्विसेज में किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो अगर आप करेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, एमपी में आसान पूछ रहे हैं, हम एमपी दे रहे हैं तो अब मेरा लेवल ये होना चाहिए, और बिहार में कैसे पूछ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में कैसे पूछ रहे हैं, और भी स्टेट्स में कैसे पूछ रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आप बेसिक बुक से जीएस पढ़ेंगे और बहुत कंसेप्चुअल, बहुत डिटेल में आप जीएस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका कोर जो है वो है लॉ। अब बात समझिएगा, आपका कोर है लॉ, है ना। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में पूछ लीजिए। अगर इतने में अगर कोई किसी की कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। बुक फॉर जीएस, बेटा देखो, बुक लूसेंट और लूसेंट की लेवल की कोई और किताब, या अरिहंत की कोई किताब, लूसेंट के लेवल की कोई और किताब। पर्सनली मैं एनसीईआरटी, देखिए बात समझिए, पर्सनली आपको हो सकता है बहुत लोग ऐसे मिले जो एनसीईआरटी रिकमेंड करें। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी एवरीवन शुड रीड, बेसिक आपको क्लियर करता है। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि जुडिशियल सर्विसेज के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, और एनसीईआरटी पढ़े बिना काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उसको स्किप कर सकते हैं अगर आप सिर्फ जुडिशरी टारगेट कर रहे हैं। तो सिविल्स टारगेट कर रहे हैं वो एक अलग मामला है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। मेरा बहुत पॉइंटेड ओपिनियन ये है कि आप देखिए लूसेंट या लूसेंट के लेवल की कोई किताब, उसी के लेवल की कोई किताब, कोई बहुत हाई एंड किताब नहीं, अरिहंत की भी आती है। तो ये अपना बेसिक मतलब मटेरियल रखिए, और पास्ट ईयर्स के पेपर्स जुडिशियल सर्विसेज के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पास्ट ईयर्स के पेपर्स जुडिशियल सर्विसेज के जिसमें जीएस पूछी गई हो, उसको पहले अपना बेस स्टार्ट जब करिए तैयारी तो उसको पहले देखिए, फिर धीमे धीमे ऊपर जाएंगे ना आप लोग। मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, सीधे अब स्टेट पीसीएस और आईएएस से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, अब एक चीज और समझिए। जैसे एक क्वेश्चन आया कि एके जैन की दुग्गी या कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, या फ्रॉम मेन ऑथर बुक। देखिए एक चीज समझिए, मैं आपके डाउट से क्लियर कर दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप प्रॉपर टेक्स्ट बुक पढ़िए। देखिए गाइड्स भी जरूरी हैं, गाइड्स का अपना अलग रोल है,
गाइड्स का अपना अलग रोल है। गाइड का काम कब आता है? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको कम समय में ज्यादा पढ़ना है ना। आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब आपको 4 दिन बाद एग्जाम है। अब आपसे ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि आप उन 4 दिनों में सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस की मेन किताब उठा के रिवाइज करेंगे। आप रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट में कम टाइम में पढ़ना है। आपने कोई अच्छी गाइड ले ली, उससे आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात बात ध्यान रखिएगा, आप कॉन्सेप्ट डेवलप गाइड से नहीं करेंगे या दुग्गी से नहीं करेंगे। आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं किसी मेन किताब से, टेक्स्ट बुक से, जो रिकमेंडेड ऑथर की किताब है। उसके बाद कहीं कुछ फिलर्स छूट गए, गैप छूट गए, आप वो गाइड से रिफर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास समय है और आप अभी लॉ स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट एक प्रॉपर किताब से कवर करिए। नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, मिस कॉन्सेप्ट गलत हो जाते हैं, तो फिर वो चीजें सही नहीं है। गाइड पढ़िए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कम समय में ज्यादा पढ़ना है, तो आप फिर गाइड की मदद ले सकते हैं। ठीक है। देखिए, अच्छा, अब पूछा गया। हाँ बेटा, पॉलिटी देखो, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज समझिए, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी आएगी। और अगर आप यूपी का पेपर देखें, तो यूपी में अच्छे खासे क्वेश्चंस पॉलिटी के पूछे जाते हैं। और जो करंट अफेयर्स के बहुत सारे लीगल डेवलपमेंट, जो लीगल नेशनल अफेयर्स होते हैं, वो पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी आप यही मान लीजिए कि महाराष्ट्र में जो भी चल रहा था, वो डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था। तो आपको डिफेक्शन लॉ पता है, तो आप वहां की जो गतिविधियां चल रही थी, तो उसको आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी बातें, मतलब मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नेंस का चूंकि वो एस्पेक्ट है, तो वो अ, तो पॉलिटी आप पढ़ सकते हैं किसी भी अच्छे सोर्स से, है ना। अच्छा, अब देखो बेटा, पीवीआईक्यूज ऑफ ऑल स्टेट्स और स्पेसिफिक स्टेट्स ओनली पूछा गया। देखिए, स्पेसिफिक स्टेट्स की तो आप पढ़िए ही पढ़िए, ये तो पढ़ना ही है आपको। मान लें आप यूपी टारगेट कर रहे हैं, तो यूपी के तो आपको पास्ट टेस्ट के देखने हैं। एमपी टारगेट कर रहे हैं, एमपी के पास्ट टेस्ट देखने हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए मैं ये कहूंगा कि सेम टॉपिक मतलब सेम सब्जेक्ट पे बाकी स्टेट्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देखिए, है ना। जैसे अब मान लीजिए आप यूपी तैयार कर रहे हैं और आपने यूपी का पास्ट टेस्ट लगाया, उसके बाद आप सीआरपीसी फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल, तो आप वही क्वेश्चन, अब कॉन्स्टिट्यूशन में एमपी में क्या पूछेगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिए उसको, नो हार्म, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना कि आप वही स्टेट कैसे प्रैक्टिस करेंगे। आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, और आपकी दायरा बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, है ना। बेसिक बुक फॉर लॉ, देखो बेटा, बेसिक बुक, अब मैं क्या बताऊं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की आप जीएन पांडे सर की किताब ले लीजिए, सीआरपीसी की केलकर की 2 किताबें आती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट की अवतार सिंह की किताब है, और टकवानी की सीपीसी है। तो ये बेसिक बुक में आप लोग को सब रिकमेंडेड होंगी सेमेस्टर में, तो वही सब किताबें पढ़िए आप। एस एन मिश्रा सर की आईपीसी की किताब, है ना। अच्छा, करंट अफेयर्स, देखिए एक चीज समझिए, करंट अफेयर्स चाहे जुडिशरी में कहीं का हो, किसी भी स्टेट का हो, आपको ब्रॉडली स्पीकिंग फैक्चुअल करंट अफेयर्स पढ़ना है ना। फैक्चुअल करंट अफेयर्स ज्यादा पढ़ना है। अच्छा, जहां भी जीएस का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एलिमेंट करंट अफेयर्स के निश्चित आते हैं। कहीं ज्यादा आते हैं, कहीं कम आते हैं, है ना। या फिर वो अगर जीएस का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी सब महाराष्ट्र में डिफेक्शन का मामला चल रहा था, बातें चल रही थी, तो डिफेक्शन का आपसे पूछ लेंगे। तो अब आप वो टॉपिक है पॉलिटी का, लेकिन वो रेलिवेंट क्यों हुआ? क्योंकि देश में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो टॉपिक रेलिवेंट हो गया, है ना। जैसे सिटीजनशिप का था, अब सिटीजनशिप पे जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, सीएए पे, तो अब हो सकता है सिटीजनशिप पे पूछ लें। क्यों? क्योंकि वो एक
टॉपिक ऑफ डिस्कशन था देश में। तो इस तरह से आप रिलेट करिए कि जो करंट जो ट्रेंड चल रहा है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जीएस में हो सकता है वही पूछ लें। वो आपका आएगा प्रॉपर जीएस का कि भाई जो डिफेक्शन पूछा है तो पॉलिटी का है, लेकिन क्यों पूछा, रिलेवेंस है ना, एग्जामिनर पूछ रहा है तो कुछ कारण होगा उसका। तो किन्हीं कारणों के कारण पूछ रहा है, क्योंकि वो रेलिवेंस रहे हैं देश में, तो उस तरह से आपको टॉपिक्स को पिक करना है, एनालाइज करना है ना। देखो सेमेस्टर एग्जाम और टाइमिंग, आपका जैसे क्वेश्चन था सेमेस्टर एग्जाम के साथ कैसे इसको टैकल करें। देखिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट मैं इस पे बिना शेड्यूल बनाए आप नहीं कर सकते। अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्लासेस अगर चल रही हैं तो अटेंड करिए उसको। और आप सुबह या शाम जैसे भी आपका शेड्यूल हो, 2 घंटा इनिशियली, 2.5 घंटा तो आप जुडिशरी प्रिपरेशन में रखिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, अभी फिलहाल आपको कॉलेज भी फुल प्रोजेक्ट जाना है, तो 2-2.5 घंटा आप अपने जुडिशरी की तैयारी में रखिए। अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू स्टडी इन सेमेस्टर्स एंड अदर कोचिंग और व्हाटएवर, आपकी सेल्फ स्टडी मिनिमम एज अ लॉ स्टूडेंट, जब तक कि आप अभी सेमेस्टर में, जब आप पास आउट हो गए लॉ और एकदम फुल फ्लेजेड तैयारी में आ गए, तब तो आई होप कि थोड़ी ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना करना पड़ेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर विदाउट प्रायर गाइडेंस। ये एक चीज मैं बहुत से मानता हूँ कि गाइडेंस मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जुडिशरी का, खासकर क्योंकि मैं उसी से डील कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप कोई कोचिंग करिए। आप अपनी सेल्फ स्टडी से बिल्कुल धूमधाम से आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत का एलिमेंट ज्यादा लगेगा, आपको टाइम थोड़ा डिवोट करना पड़ेगा। गाइडेंस में भाई आप कहीं भी जाओगे, आपके सीनियर रहेंगे, आपको यही बता देंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, इसको ऐसे देख लो, यही सब चीजें जो बताई जाएंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अगर आप किसी की गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, या आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है किससे, तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं पास्ट ईयर्स के पेपर्स और आपके बेसिक बुक्स। आप पास्ट ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करिए, टाइम दीजिए उसको एनालाइज करने में, और आपको खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी के बताने की जरूरत नहीं है बेटा। होता क्या है कि आप मेरे पास आओगे, किसी के पास जाओगे, हम आपको बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। तो आखिर मैंने भी तो ये प्रोसेस से हम गुजरे हैं, तब मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं, है ना। वेटेज की, वैसे शुरुआत में मैंने बात की ना, आप मेरे शुरुआत का सेशन सुना हो आपने, शुरुआत के जो मैंने कि वेटेज क्या, आप कैसे पता लगाओ किसका वेटेज क्या है, पास्ट ईयर के पेपर एनालाइज करोगे तभी तो पता लगाओगे ना। ये आपको समझना पड़ेगा, और बिल्कुल हो सकता है। और कोई रेलेवेंट क्वेश्चन हो जुडिशरी से रिलेटेड, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए अगर। प्रिपरेशन से पूछिए। देखिए अब एग्जैक्टली अब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जाए। बिल्कुल सही। देखिए मेंस में जब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले आप में आइडेंटिफाई करिए कि इशू इन्वॉल्व क्या है, और कहीं एक अपने रफ में पीछे पीछे रफ की शीट होती है, लिख लीजिए शॉर्ट में इशू इन्वॉल्व क्या है, लॉ क्या लग रहा है, उस पर कौन सा सेक्शन लग रहा है लॉ का, कि कौन सा आर्टिकल या सेक्शन वोटेवर, और अगर उस पर कोई केस लॉ अवेलेबल है आपके जनरल उसमें, तो आप उसको पीछे रफ में नोट डाउन। के बाद लिखने का पैटर्न होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये फैक्ट्स हैं ब्रीफ में, अगर फैक्ट्स नहीं भी लिखना है तो केस इन हैंड, it is related with this section of this act, the issue involved in this section is so and so, या in this problem is so and so,
on this point the law is section so and so, it says yeah it has following essentials so and so, जो भी लिखा आपने, ठीक है। फिर ट्राई करिए कि उस एसेंशियल में वो आपका केस फॉलो कर रहा है, उसको एनालाइज करिए और सपोर्ट करिए किसी केस लॉ से, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो क्या क्या हुआ, आपने पहले शॉर्ट में एक लाइन में प्रॉब्लम लिखा या फैक्ट लिखा अगर लिखना है, नहीं तो आपने लिखा इशू इन्वॉल्व क्या है, इशू, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। समझ में आई बात है ना। इशू, एनालिसिस, मतलब 3 पोर्शन में आप इसको डिवाइड करेंगे, इशू, एनालिसिस, कंक्लूजन। तो इशू इन्वॉल्व क्या है, क्या इशू है, मान लीजिए जनरल डिफेंस का इशू है आईपीसी का, तो आप ये लिखेंगे द इशू इज वेदर द अक्यूज्ड हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस इन दिस केस और नॉट, दिस इज रिलेटेड विद सेक्शन सो एंड सो ऑफ इंडियन पीनल कोड, द लॉ ऑन राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज सो एंड सो। फिर आप देखिए कि आपका जो लॉ है, जो आपने सेक्शन है, वो फैक्ट्स में लग रहे हैं कि नहीं, और फिर कंक्लूजन। इस तरह से आपको करना है। प्रीलिम्स पेपर और मेंस के लिए किताबें, देखिए बेटा, पहली बात नंबर 1 सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक बुक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए आप कोई भी किताब एमसीक्यू की ले लीजिए, मार्केट में 2-3 पब्लिशर्स की अच्छी किताबें आती हैं, आप जाके देख लीजिए। एक किताब मेरी भी आती है, बाकी और पब्लिशर्स हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उसको लीजिए और एमसीक्यूज लगाने के लिए, ठीक है। इसके बाद बेरेक्ट आपका ऑफ कोर्स हो गई, बेरेक्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप मार्केट से गाइड्स लीजिए, मेंस की गाइड्स, या कभी कभी अगर आपके चॉइस का हो तो जो स्टेट स्पेसिफिक गाइड्स आती हैं कि यूपी जुडिशरी की मेंस की गाइड है, बिहार जुडिशरी की मेंस की गाइड, तो आप ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं उसमें, 2 ही 3 पब्लिशर्स निकालते हैं, तो वो आप उसमें बताना उचित नहीं है कि किसकी लें किसकी ना लें, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं है मार्केट में आपके पास। इससे पढ़िए ये ही, बट और कोई सोर्स नहीं है इसका। बेटा पर्टिकुलर देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स को टारगेट करना बेटर होगा। देखिए अब क्या है कि मैं ये रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि आप सेलेक्टिव स्टडी करें, कुछ हाँ ये जरूर है कि कुछ 8-9 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लें, बहुत अच्छे से, मतलब उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कुछ सब्जेक्ट्स जो बहुत छोटे हैं, जैसे 1 हफ्ते में या 4 दिन में तैयार हो सकता है, या आपको लगता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज पे उसका आंसर कर देंगे, आपको एक अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं मेरे पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 रीडिंग 2 रीडिंग लगा के फिर भी जाइएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम सेलेक्टिव होके गए, क्योंकि कभी कभी आप मान ली सेलेक्टिव होके गए, उसमें रिस्क इन्वॉल्व क्या है, अगर आप सेलेक्टिव होके गए और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस कर लेंगे और कठिन क्वेश्चन आ गया, कठिन पेपर आ गया, आप वो अच्छे से नहीं कर पाए, या आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेंगे, आपको आता है, लेकिन वो कठिन आ गया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गया आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए फॉर सम रीजन, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स आप छोड़ के गए उससे आसान क्वेश्चन आए हैं, तो यू नेवर नो कि क्या क्वेश्चन पूछे जाए, कैसे पूछे जाए। तो सेलेक्टिव स्टडी तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। हाँ 8-9 सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आप बहुत अच्छे से करिए। कुछ अगर आपको नहीं हो रहा है, टाइम नहीं है, तो आप एटलीस्ट 1 रीडिंग लगा के जाइए उसको। प्रमोशन, चलिए ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। प्रमोशन का क्या है, देखिए ऐसा है कि अभी आप सबसे पहले फोकस करिए जज बनने के लिए, प्रमोशन तो बात की चीज है, लेकिन चलिए मैं बता दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। देखिए आपकी एंट्री जो होती है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन केडर में होती है, ठीक है, इसे सिविल जज केडर बोलते हैं। आप सिविल जज जूनियर डिवीजन बनेंगे, और अगर आप क्रिमिनल साइड बैठेंगे तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे उनका, तो वो पैरेलल पोस्ट है, सिविल साइड और सिविल जज जूनियर डिवीजन या एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन, और आप उधर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है, जब आप प्रमोट होते हो तो आप बनते हो सिविल जज सीनियर डिवीजन, है ना, सिविल जज सीनियर डिवीजन, और उसका पैरेलल क्रिमिनल में या तो आप सीजीएम बनते हो या एसीजीएम बनते हो, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
इस केडर से जब आप प्रमोट होते हो तो आप दूसरे केडर में जाते हो। ये सिविल जज का केडर था, सिविल जज जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन। आप प्रमोट होते हो, आप जाते हो एचजेएस केडर में, हायर जुडिशियल सर्विसेज केडर में जाते हो। एचजेएस केडर में आप जब जाते हैं तो आप बनते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। ठीक है, ये एक लंबा केडर है, आप इसमें काफी टाइम तक सर्व करेंगे। इसके बाद जब आप प्रमोट होंगे तो आप बनेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद अगर आपकी एज है, मतलब आप यंग एज में सेलेक्ट हो गए हो और जल्दी प्रमोशन हो गया है, तो डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स और एज वेल यू मे बी एलिवेटेड टू हाई कोर्ट। तो फिर ऑफ कोर्स हाई कोर्ट जज, फिर एडिशनल जजेस, फिर परमानेंट जजेस हाई कोर्ट के। फिर ये आपका प्रमोशन का जो है सीक्वेंस है। दूसरी बात, प्रमोशन कब होगा? भाई ये बड़ा कठिन प्रश्न है। प्रमोशन कब होगा ये कोई इसकी फिक्स डेट नहीं है ना। प्रमोशन उस पर भी डिपेंड करता है कि जो प्रमोशनल कैडर है या प्रमोशनल पोस्ट है उसमें कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एक अभी पिछली बार यूपी जुडिशरी में 600 ऑड वैकेंसीज आई थी, 610 वैकेंसीज आई थी और 610 अधिकारी चुने गए। अब आप सोचिए, जब इन 610 जो 2018 बैच था इनका जब प्रमोशन होगा तो ऐसा नहीं है कि 610 के 610 पूरे प्रमोट हो जाएंगे। मान लीजिए सिविल जज सीनियर डिवीजन में 100 सीटें हैं तो पहले 100 ही प्रमोट होंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये इस तरह से चलेगा। फिर 100 के बाद 101 नंबर से लेके जितने बचे वो भी धीमे धीमे करके समय पे प्रमोट होंगे। तो कोई इसका एक फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि आप मानिए कि हर 2 साल पे तो प्रमोशन होना ही होना है, 3 साल पे होना ही होना है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी हैं और क्या हाईकोर्ट की पॉलिसी है इसमें। ठीक है, ये प्रमोशन से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई होंगी। बेटा मैंने बता दिया, प्रथम वर्ष से ही न्यायिक सेवा की तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, मैं इसको शुरुआत में डिस्कस कर लिया था। आप इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज, देखिए अब अगर आप प्री की बात करें तो अगर मैं रेफरेंस पॉइंट यूपी जुडिशरी का लूँ, अब ऐसे तो हर स्टेट का रेफरेंस पॉइंट अलग है तो उतना समय नहीं है, लेकिन अगर यूपी जुडिशरी का रेफरेंस पॉइंट लूँ मैं तो मान के चलिए कि प्री में आते हैं फिर भी 20-25 क्वेश्चन और अबाउट उसके आसपास क्वेश्चन, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं करंट अफेयर्स के आते हैं। और जहाँ तक मेंस की बात है तो अगर आप मेंस का पेपर पिछले कुछ सालों का देखेंगे तो आपको ये लगेगा जो करंट अफेयर्स का कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जीएस में। और वो एक तरह से देखिए तो काफ़ी हद तक वन लाइनर करंट अफेयर्स टाइप के रहते हैं। जैसे आपको बुक्स का नाम दे दिया, ऑथर का नाम लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिए, फुल फॉर्म लिखना है या सो ऑन, इस तरह से। तो बहुत कंसेप्चुअल आपको लिखने को नहीं आएगा। बहुत आएगा तो शॉर्ट नोट आएगा 75 वर्ड 50 वर्ड का लिखने को। तो 75 वर्ड 50 वर्ड में आप बहुत ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो बेसिक जो उसका कोर है उसका आपको लिखना है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत हाई एंड कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ने हैं करंट अफेयर्स के और नहीं जीएस के। बेसिक एलिमेंट तैयार करना है। ये सिविल्स का एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा, आईएएस नहीं बन रहे हैं। देखिए एपीओ के लिए कोई खास अलग से तैयारी नहीं है, जो बस यूपी पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट है वो आपको तैयार करना है। बाकी तो जो आपका सीआरपीसी आप पढ़ेंगे, एविडेंस पढ़ेंगे, आप वो सब चीजें आपको ऑलरेडी मतलब उसी तरह से पढ़ेंगे, उसी इंपॉर्टेंस से पढ़ेंगे। कोई अलग से कुछ आपको नहीं करना है, बस 2 सब्जेक्ट जो अलग है वो आपको अलग से तैयार करने हैं। अच्छा एक चीज और, आप अगर यहाँ पे इस गैदरिंग में बहुत सारे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके होंगे, देखिए दोनों भाषाओं पे आपको बेहतर कमांड होना चाहिए, ठीक ठाक कमांड होना चाहिए, वर्केबल कमांड होना चाहिए। बहुत कोई हम परफेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बट वर्केबल कमांड होना चाहिए। वर्किंग लैंग्वेज की तरह आपको दोनों भाषाएं आनी चाहिए। आपको कोई साहित्य नहीं लिखना है, लेकिन एक वर्किंग लैंग्वेज की तरह आनी चाहिए। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको हिंदी की टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट में पूरा में ही होता है। और आप अब तो हिंदी में आपको ऐसे भी लिखना है, ट्रांसलेशन करना है, वो जरूरी है।
और जो हिंदी मीडियम के हैं उनको इंग्लिश के वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सब इंग्लिश में है और जो बेसिक टेक्स्ट है लॉ का वो इंग्लिश में है, तो आपको एक बेसिक वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप जयंत पांडे सर की किताब ले सकते हैं। ऐसे तो इसके अलावा आप एक MP जैन की आती है, बट वो थोड़ी रेफरेंस बुक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है, UN चार्टर पढ़ना है आपको खासकर, है ना। UN चार्टर आपको पढ़ना है, आगे चार्टर ऑफ ICJ पढ़ना है। और तो ये कुछ खास नहीं है, आप पास के पेपर्स से या बैरेक्ट से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि ये प्री में ही पूछेंगे और मेंस का तो ये है भी नहीं। और तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। पढ़िए ज़रूर, मतलब आप छोड़ के नहीं जाएंगे, बट बेसिक चार्टर से और पास के पेपर्स को मैनेज करके आप इसको पढ़ लीजिए। कोई भी करंट अफेयर्स की कोई भी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं हिंदी में इंग्लिश में, जो आपको बेहतर लगे वो ले लीजिए। कोई ऐसा कुछ खास करंट अफेयर्स का नहीं है, बस उसमें से बहुत कंसेप्चुअल मत पढ़िएगा। पैटर्न चेंज हो गया है, देखिए पैटर्न क्या चेंज हुआ है। यूपी का जो पैटर्न चेंज हुआ है आप ये समझ लीजिए कि जो लोकल लॉ थे उसमें से यूपी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट हटा के यूपी रेवेन्यू कोड कर दिया है, और उसमें से यूपी जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जेएस की नहीं हम, और उसमें यूपी रेंट कंट्रोल का जो एक्ट था उसको हटा दिया है एज ऑफ नाउ फिलहाल। ये पैटर्न चेंज हुआ। और जो 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर आता था, लैंग्वेज का पेपर मतलब जिसे बोले, उसमें अब हिंदी भी इंट्रोड्यूस कर दी है, जो कि बहुत समय से मांग थी। उसमें हिंदी में आपको 100 नंबर का, एक तरह से बोलिए हिंदी का, 100 नंबर का इंग्लिश का, इस तरह से डिवाइड कर दिया है। बेसिक पैटर्न, बाकी कोर्स पैटर्न वही है। हाउ टू चूज राइट मीडियम, ये आपका नेचुरल है, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, मतलब अब ये कोई आपकी भाषा पे कितनी कमांड है उस पर डिपेंड करता है आप कौन सा मीडियम चुन रहे हैं, है ना। आप कौन सी भाषा अच्छी तरह लिख सकते हैं, राइटिंग आपकी होता है ना, कभी कभी बोलने को तो हम मान ठीक है हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन हम हो सकता है हिंदी लिख ना पाए, या इंग्लिश में बोल रहे हैं उतनी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश हम लिख ना पाए। तो जो राइट भाषा आप समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, वही चुनिए। हाउ टू टारगेट रेलिवेंट स्टेट, देखो बेटा रेलिवेंट स्टेट, जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जो नेचुरल ऑप्शन होता है वो आपका होम स्टेट होता है। सबसे पहले होम स्टेट को तो आप बना के चलिए, होम स्टेट में हमें देना है। उसके बाद अगर आप जैसे यूपी साइड के हैं तो नेचुरल आपकी चॉइस होगी उत्तराखंड, बिहार या फिर छत्तीसगढ़, है ना। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस बहुत हो सकती है कि आपको किस स्टेट में सेटल होना है या करना है, बट मेरा मानना ये है कि आप जो रेफरेंस पॉइंट लेके तैयारी करेंगे वो अपने होम स्टेट की लेके करिए, ज़्यादा बेहतर है, बाकी आपकी चॉइस है। इंग्लिश प्रिपेयर करने की, देखिए भाषा, कोई भी भाषा को तैयार करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप एंटोनिम, सिनोनिम, बेसिक इडियम फ्रेजेस इसको पढ़िए, कोई भी बेसिक किताब से उसके MCQs लगाइए, या पास्ट टेस्ट के MCQs लगाइए, MP के MCQs लगा लीजिए, MP में भी इंग्लिश आती है तो आप मतलब हर स्टेट में जो भी है उसको लगाइए। उसके बाद आप इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश कमज़ोर है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो इंग्लिश रोज एक एक पेज लिखिए। और इसी तरह जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी कमज़ोर है, तो वो रोज एक एक दो दो पेज हिंदी लिखें, प्रैक्टिस करें लिखने की। हाँ, इसी से आपकी बेहतर होगा। इंग्लिश पेपर पढ़िए, अगर आप इंग्लिश आपकी कमज़ोर है, आपको लग रही, तो आप इंग्लिश का पेपर पढ़िए, बेहतर रहेगा। कॉलेज के साथ कैसे प्रिपरेशन करें वो मैं टेकअप कर चुका हूँ। हाँ, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, अगर केस लॉ रेलिवेंट है तो बेटा लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि केस लॉ आपको नहीं लिखना है या लिखना है, अगर रेलिवेंट है वहां पे तो आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इट। ट्रांसलेशन है यूपी जुडिशरी, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। देखिए ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज है जो कि शब्द आप नहीं रट सकते। इसका एक बेसिक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि तो आप डिग्लॉट खरीद लीजिए। डिग्लॉट जो होती है, दो हिंदी इंग्लिश दोनों की डायरेक्ट होती है, तो उससे थोड़ा सा लीगल टर्म्स जब आप पढ़ेंगे, इंग्लिश का पढ़ रहे हैं तो हिंदी के
कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या है वो आपको पता चल जाएंगे, तो वो आप को जो है रहेगा। और हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन, जैसे भी आपका टाइम परमिट करे, मिनिमम 1 दिन तो करिए ही हफ्ते में, लिख के ट्रांसलेशन कोशिश करिए कि करें। 5 के पेपर्स कर लीजिए या कोई पेपर उठा लीजिए इंग्लिश का, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, एक कोई कॉलम, दैट इज ऑल। केस लॉ रिलेवेंट है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अगर क्वेश्चन में केस लॉ की रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेश्चन उस केस लॉ से केस लॉ बेस्ड है, उस कॉन्सेप्ट में कोई केस लॉ है, तो जरूर आप लिखेंगे। सेपरेट प्रिपरेशन बेटा यूपीएपीयू का हम टॉपिक टेकअप कर चुके हैं। So that is it, and I hope I have covered almost all the questions which you have asked. कुछ questions miss हो गए होंगे हमसे, I am really sorry for that, because जो chat में जितना हम देख पा रहे हैं, है ना, अगर आपसे और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो that is it, that is all I have to say about how to prepare. Thank you. So I don't think so that we have more questions. So good evening, everyone. This is Vartika Singh. And on the behalf of all the students and organizing team of Legal Chariot Initiative, a new initiative by students of University of Allahabad, I'm glad to be here to express my heartfelt gratitude to our guest, Mr. Samarth Agrawal, sir, former judge and also the founder of Pariksha Manthan Judicial Classes. Thank you, sir, for accepting our invitation and giving your precious time to us. The tips and techniques that is, I think, given by you is going to help a lot of students who are aiming for these exams. You had really motivated us, sir, and we wish to have more such sessions with you. At last, I would like to also thank each one of you for joining this session and participating in this session and help in making this session a great session. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you again. Thank you so much. Thank you so much. So that's all for today. So you all can now leave the session. Thank you very much.